नमस्कार साथियों। आज है दिनांक 11 और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जनसत्ता पेपर। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो जनसत्ता पेपर है उसमें कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से करंट अफेयर के रूप में कार्य करती हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर बन सकती है। तो पहली खबर जो फ्रंट पे निकल के आ रही है वो है मणिपुर से। हमने मणिपुर का मुद्दा पहले भी डिस्कस कर लिया है। फिर से मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ जो हमारे नए विद्यार्थी अभी जुड़े हैं उनको। तो मणिपुर जो है वो अभी वर्तमान में वहाँ सांप्रदायिक तनाव या कहें कि दो समुदाय समुदाय जो हैं उनके मध्य में काफी झड़पें हो रही हैं। तो मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है इसका क्या कारण रहा है। तो मणिपुर की अगर बात की जाए तो मणिपुर में पहाड़ी जो एरिया है वो काफी ज्यादा है। वहाँ जो समुदाय निवास करता है वो जनजाति एरिया है ना। मतलब जनजाति लोग वहाँ निवास करते हैं जिसमें नागा और कुकी मुख्य रूप से निर्वाह करते हैं। मतलब मुख्य रूप से ये दो कम्युनिटी जो है वो वहाँ निवासरत है। और अगर हम घाटी क्षेत्र की बात करें तो घाटी क्षेत्र में मैतेई समुदाय का काफी प्रभुत्व है और प्रभाव है। वहाँ की जो विधानसभा है उसमें लगभग जो 60 सीटें हैं उसमें से 40 सीटें जो है वो मैतेई कम्युनिटी के अंतर्गत विधानसभा में जीत कर आती है। जबकि 20 सीटें जो है वो पहाड़ी हिल्स का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो अभी जो मणिपुर में हिंसा या झड़प जो हो रही है इसका प्रमुख कारण है मैतेई समुदाय जो है उसको एसटी का दर्जा देना, है ना। अगर एसटी का दर्जा अगर उसे मिल जाता है तो जो नागा और कुकी जनजाति जो है उनके जो संसाधन है या उनका जो पहाड़ी एरिया है उस पर ये लोग जो मैतेई समुदाय है वो जमीन खरीद पाएगा। दूसरी बात जो आरक्षण है उसका भी लाभ किसको मिलेगा, मैतेई को मिलेगा। जिससे क्या होगा, आरक्षण में भी बंटवारा हो जाएगा। तो इसे लेकर जो मणिपुर है वो वहां पर अभी विवाद हो रहा है। वहां पर अभी तो ये जो समुदाय है इनमें झड़पें हो रही है। तो मुख्य कारण यही है। आगे हम चलते हैं तो ईडी से संबंधित खबर है। ईडी की अगर हम बात करें तो ईडी जो है वो प्रवर्तन निदेशालय इसे कहा जाता है। ईडी जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ना। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग जो है वो इसे देखता है। ईडी क्या करता है, तो ईडी जो है वो धन शोधन या कहे कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है उसे देखता है। अवैध धन को कैसे वैध किया जाता है उसे रोकने के लिए ईडी कार्रवाई करती है ना। और जो विदेशी मुद्रा होता है उसमें इल्लीगल तरीके से जो कार्य होते हैं उसे कैसे रोका जाए, इन सब को देखने का कार्य ईडी का है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं। तो एक खबर निकल के आ रही है FATF, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या होती है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये जब किसी जो इलीगल जैसे आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त कोई व्यक्ति है उसे धन मुहैया कोई देश करा रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई मामला है, तो ऐसे सभी संबंधों को देखने के लिए जो 1989 में 1989 में क्या हुआ कि जो G7 की मीटिंग हुई, G7 की मीटिंग में FATF का गठन हुआ या इसकी बात की गई। और FATF करता क्या है, तो ये जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त देश है उन पर क्या करता है, उन्हें ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालने का कार्य करता है। अगर मैं बात करूं तो FATF जो है वो दो प्रकार की लिस्ट जारी करता है। विश्व में जो देश हैं उनके खिलाफ या अगर वो किसी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं तो उनके खिलाफ दो प्रकार की लिस्ट जारी करता है। एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट की बात करूं तो ब्लैक लिस्ट में अभी तक ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार इनको शामिल किया गया था। और अगर ग्रे लिस्ट की बात करूँ तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से FATF को आपने समझ लिया होगा कि FATF होता क्या है ना।
बात करें आगे सेबी की, एक सेबी से खबर निकल के आ रही है। तो सेबी की अगर बात करें, हमने पहले भी सेबी को डिस्कस किया है, फिर हम एक बार सेबी को डिस्कस कर लेते हैं। सेबी की अगर बात की जाए तो सेबी का जो गठन है वो 1988 में हुआ। 1988 में केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से सेबी का गठन हुआ। सेबी जो है उस समय कोई वैधानिक संस्था नहीं थी, है ना। एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से सेबी का गठन 1988 में किया गया। सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, है ना, इसे अधिनियमित किया गया। तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी को गैर संवैधानिक कह दे या वैधानिक कह दे, सेबी को दर्जा मिला। सेबी करती क्या है? सेबी का जो प्रमुख कार्य है वो निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न फैसले लेना, उनके धन को सुरक्षा प्रदान करना, निवेशकों को शेयर बाजार में आकर्षित करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, ये सब सेबी के कार्य हैं, है ना। सेबी जो है इसकी वर्तमान अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो कौन है? माधवी पुरी बुच, है ना। इन्हीं को लेकर अभी सेबी चर्चा में है। तो आप ये जितने भी मैंने चीजें बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेबी से हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाए। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं। तो आदमखोर भेड़िए के झुंड से एक खबर है। तो ये क्या है? तो अगर इसकी बात करें तो अभी यूपी में आदमखोर जो भेड़िए हैं उनका प्रकोप चल रहा है ना। तो अभी भेड़िया अल्फे की तलाश की गई और उसे शायद पकड़ भी लिया गया है। तो 50 गांव लगभग इसकी दहशत में है ना। तो ऑपरेशन भेड़िया कहाँ चला गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो ऑपरेशन भेड़िया जो है वो यूपी में चलाया गया था, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर आप भाजपा के बीच ठनी, है ना। तो राष्ट्रपति शासन को हमें यहाँ समझने की जरूरत है। राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग 18 है, भाग 18 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है ना। राष्ट्रपति शासन का जो आर्टिकल 356 है ना, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति शासन के 3 या आपातकाल की 3 स्थिति को राज्य में बताया गया है। आर्टिकल 3 अगर बात करूं मैं तो 356 जो है उसके अंतर्गत अगर राज्य संविधान के अनुसार या संविधान के जो नियम है उसके अनुसार नहीं चलता है राज्य का शासन, तो वह राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा, अगर केंद्र के द्वारा निर्देश दिए गए और उन निर्देशों का पालन राज्य के द्वारा नहीं किया जा रहा है ना, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है ना। या फिर कहें कि संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर वहां हो गई है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन अगर बात करूं मैं तो यहाँ इसे संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अगर लोकसभा उस समय विघटित हो गई हो या फिर वह भंग हो गई हो तो राज्यसभा से इसे पारित कर लिया जाता है, तथा लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उससे 30 दिनों के भीतर उसे क्या अनुमोदित करवा लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए कंटिन्यूअसली होता है। उसके बाद इसे 6 6 महीने करके अधिकतम अगर बात करूं तो 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये मैंने ब्रीफ में छोटी जानकारी दे दी आपको। आप इस पर और बेहतर जानकारी अगर चाहें तो थोड़ा सा आप रिवीजन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं किसी भी बुक को लेकर। और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम भी राष्ट्रपति शासन या जितने भी हमारे आपातकाल के प्रोविजन है सबको डिस्कस करवा देंगे। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी सेमिकॉम इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया है यूपी में। सेमिकॉम इंडिया 2024 क्या है? तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहाँ सम्मेलन है।
सेमीकंडक्टर जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सिंगापुर की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो सिंगापुर, आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव वैश्विक पटल पर रखता है। अगर सिंगापुर का हमें सपोर्ट मिल जाता है तो हो सकता है कि हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कुछ बेहतर कर पाए, और ये आने वाले जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें सेमीकंडक्टर का जो प्रयोग है वो बढ़ने वाला है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये किसी भी इक्विपमेंट के लिए एक बेसिक नीड हो चली है। तो जो सेमीकॉम इंडिया 2024 है उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, है ना। तो सेमीकॉम इंडिया कहाँ किया जा रहा है? यूपी में किया जा रहा है। किसको लेकर? सेमीकंडक्टर से संबंधित यहाँ पूरा इनिशिएटिव एक तरीके से मान सकते हैं। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं आज के पेपर में। तो हम बात करें आगे खबर की तो साइबर सुरक्षा से संबंधित एक खबर निकल के आ रही है ना। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी का सीधा सा मतलब है, देखो अभी डिजिटलीकरण का काफी प्रभाव चल रहा है। डिजिटलीकरण पर हमारी सरकार काफी ध्यान दे रही है। डिजिटल इंडिया को काफी प्रमोट किया जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का भी मामला सामने आता है, क्योंकि जब हम डिजिटलीकरण करते हैं तो साथ में साइबर जो फ्रॉड है वो भी बढ़ता है। तो कैसे हम साइबर जो फ्रॉड है या हम कहें कि जो ये फ्रॉड वाली घटनाएं हैं इनको कैसे कम किया जा सके, तो उसे कम करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर कई कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। कई तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है ना। तो साइबर सिक्योरिटी से लेकर अगर हम बात करें तो आईटी एक्ट हमारे यहाँ है। सर्ट इन प्रोग्राम लाया गया है ना। आईटी एक्ट 2002 का जो हम बात कर रहे हैं कानून, वो बनाया गया है। जो अमित शाह जी है उन्होंने अभी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात की है ना। ये क्या है? तो ये जो हमारे पुराने अंग्रेजों के समय के जो कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, उनको रिप्लेस करके ये कानून लाए गए हैं, है ना। तो इनसे इनका कहना ये है कि ये जो साइबर सुरक्षा है, जब से ये कानून आए हैं तो इनमें काफी प्रोविजन इसको लेकर किया गया है ना। तो ये एक खबर निकल के आ रही है। आगे हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली की। कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है? बात करें कॉलेजियम प्रणाली की, तो कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों या उनके जो बार बार आदेश हैं उनके आधार पर कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण हुआ है। आपको ध्यान होगा कि 2014 में 99वां संविधान संशोधन के माध्यम से एनजेएसी का एक प्रोविजन लाया गया था, मतलब न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया। उसके द्वारा क्या होना था? तो उसके द्वारा जो न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति का प्रोविजन किया गया था, किंतु उसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? तो कॉलेजियम प्रणाली जो है वो आपको पता होगा कि प्रथम न्यायाधीश मामला जो था 1981 का, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 का, इनमें कॉलेजियम प्रणाली पर बात की गई है कि किस प्रकार से कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण होगा। तो अगर बात करूं मैं कॉलेजियम प्रणाली में, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 जो अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनका एक पैनल मिलकर ये कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण करता है। जो यह कॉलेजियम प्रणाली होती है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो देखती है ना। तो ये कॉलेजियम प्रणाली होती है। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं आज के पेपर में। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, और हमारे भारत का भी एक लक्ष्य है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनने की कगार पर होंगे या विकसित भारत
बन जाएंगे, है ना। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अभी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो वाहन उद्योग है, जितना भी वाहन उद्योग है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो विश्व स्तरीय बेहतर तकनीक हो। मतलब विश्व में जो तकनीक तकनीक का जो आधार है उसे भारत में लाया जाए, ताकि जो वाहन क्षेत्र है उसमें बेहतर तकनीक का प्रयोग करके, पर्यावरण अनुकूल तकनीक का प्रयोग करके कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और अधिकतम लाभ मिल पाए, इस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत में आए, ताकि भारत का जो विकास है वो बेहतर हो पाए। तो इस तरीके की ये खबर है। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबर है। तो आईआईटी इंदौर, देखो ये हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसमें हम मेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आईआईटी इंदौर ने कृत्रिम मेधा से युक्त ड्रोन विकसित किया है। तो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ये अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना, इसकी अगर बात करें तो एक तो हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा हो गया मशीन लर्निंग। तो इन दोनों के माध्यम से आईआईटी इंदौर ने क्या है, एक ड्रोन विकसित किया है जो दुर्गम क्षेत्रों में स्थित ढांचों की निगरानी में काम आ सकता है, और 25 मिलीसेकंड में जितनी भी गड़बड़ियां हैं उनको ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन है वो उसका पता लगा सकता है ना। तो ये हम जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें हम इसका कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं। अगर बात करें हम आज के पेपर की तो काफी कुछ हमने बेसिक चीजों को डिस्कस किया है इसमें। अभी और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। चीन ने, अगर आपको पता होगा, एमपॉक्स के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था। एमपॉक्स क्या है, ये एक तरह से अगर हम बात करें तो वायरल डिसीज है। अभी ये अफ्रीका के अंतर्गत लगभग 10 से 12 देश इससे काफी प्रभावित है। अ, अभी भारत में भी एक मामला एमपॉक्स का देखने को आया है। अभी चीन ने क्या किया, वहाँ की जो कंपनी है सिनोफार्म करके, उसके द्वारा एपॉक्स टीके के क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दे दी है ना। तो ये एक खबर निकल के आई है, कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा थोड़ा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबर है। तो जेड इसाकमैन जो है वो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के लिए फिर से स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है उस रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में 5 दिन की यात्रा पर गए हैं, है ना। तो अगर आ जाए किसी पेपर में तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती है। आगे हम बात करें तो अभी जो खेल मंत्री हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, इन्होंने अ, जो जितने भी पैरालंपिक खेल में जो जितने भी हमारे खिलाड़ी जीते हैं उनको स्वर्ण के, जिन्होंने स्वर्ण जीता है उन्हें 75 लाख, रजत के लिए 50 लाख और कांस्य के लिए 30 लाख का प्रोविजन किया है। तो आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। और अगर बात करें तो 2028 में लॉस एंजिल्स पैरालंपिक होने वाला है। कहाँ पर, लॉस एंजिल्स में 2028 में, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। पैरालंपिक की अगर बात करूं तो पैरालंपिक खेल में टोटल हमने 29 पदक जीते हैं। कितने, 29, है ना। जिसमें सबसे अगर मैं बात करूं किन किन नामों को हमें ज्यादा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हों। जैसे एक है भाला फेंक जो खिलाड़ी है सुमित अंतिल, उनका नाम आप याद रखिएगा। दूसरा आपका निशानेबाज जो है अवनी लेखारा, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, निशानेबाज है ये। और भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल, इन दो के नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता होगा, देखो एमपीपीएससी हो या कोई अदर एग्जाम, वो अपने बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ता है। बेसिक हमेशा वो पूछता है, बेसिक से ही क्वेश्चन उठाता है। करंट को बेसिक से रिलेट करके पूछ लेगा। लगभग 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा होगा। तो आप अगर अपनी बेसिक तैयारी को अच्छे से रखेंगे तो हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, है ना। तो इन चीजों का काफी ध्यान रखिएगा आप।
और ऐसी तैयारी हम आगे भी आपको करंट की जितनी भी सीरीज है अभी हमारी जो चल रही है, इसमें आपको प्रतिदिन हम डिस्कस करंट अफेयर के साथ साथ बेसिक को भी कवर करवाते चलेंगे। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।